सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अम्बेडकर संदेश में। आज का अम्बेडकर संदेश पूरी तरह से केंद्रित है खासकर बौद्ध धर्म दीक्षा कार्यक्रम पर, जो इस समय 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब बौद्ध धर्म दीक्षा लेने जा रहे हैं और उसकी तैयारी में लोग दूर दराज से यहाँ पर नागपुर पहुँच रहे हैं। उसी क्रम में नवयुग पत्रिका के संवाददाता आंखों देखा हाल बयां करते हैं। नवयुग के संवाददाता के द्वारा आंखों देखा हाल जो बयां किया गया वो हम आपके समक्ष रखेंगे। वो जिन शब्दों में उन्होंने इस आंखों देखा हाल का वर्णन किया है, यूँ कहें कि लाइव की तरह, वो आज हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। क्या कुछ उन्होंने देखा, कौतूहल का विषय है ये, क्या आश्चर्यजनक घटनाएं हुई, वो सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। जब वो ट्रेन में चल रहे थे और लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहे थे, नागपुर जा रहे थे, तो रास्ते में क्या कुछ ट्रेन के अंदर घटित हुआ, स्टेशन पर क्या कुछ घटित हुआ, लोग किस तरह से बातचीत कर रहे थे, राजनीतिक लोग किस तरह से बातचीत कर रहे थे, जो नियमित विद्यार्थी उस ट्रेन से सफ़र करते हैं वो आज जा रहे थे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जब नागपुर पहुंच जाते हैं तो वहाँ किस तरह की शानदार व्यवस्था की गई थी लोगों के रुकने के लिए, कहाँ पर व्यवस्था की गई थी, ये सारे घटनाक्रम को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं नवयुग के संवाददाता के आंखों देखा हाल लेकर। नवयुग के पत्रकार संवाददाता कहते हैं कि स्टेशन पर आए अन्य लोगों की ओर भी मैं कौतूहल से देख रहा था। आखिर वो कौतूहल का विषय क्या है, बताने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन सुबह 5 बजे हम अम्बेडकर संदेश लेकर इसी चैनल पर उपस्थित होते हैं। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से ये जो बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC निर्माणाधीन है, आज इसका मैप, बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज अर्थात दिनांक 25 सितंबर 2024 की हम बात कर रहे हैं। मैप पास हो गया है VDA के द्वारा, जो आपको मालूम है कि महानगरों में मैप पास कराना पड़ता है। कोई भी बड़ा भवन अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पर मैप पास कराना बहुत ज़रूरी होता है। विषय है आज के अम्बेडकर संदेश का, बौद्ध धर्म से ही दुनिया का उद्धार होगा। आज इसी विषय पर लगातार अम्बेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज छठा भाग 432 पेज नंबर से 433 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। स्टेशन पर आए अन्य लोगों की ओर भी मैं कौतूहल से देख ही रहा था। इससे पहले जो घटनाक्रम एक बूढ़ी माँ की घटना को बताया नवयुग के संवाददाता ने, तो अब वो कहते हैं कि मैं अन्य लोगों की तरफ कौतूहल से देख रहा था, उनमें हो रही आपसी बातचीत ध्यान से सुन रहा था। एक पढ़ी लिखी ब्राह्मण महिला नौकरी पर जा रहे अपने पति को विदा दे रही थी। नारों से वह परेशान लगी। नारे लगाए जा रहे थे। जो लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं 14 अक्टूबर 1956 के दिन के लिए, आज वो बड़े जोश में हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं। नारे कौन से लगा रहे हैं, कल के अम्बेडकर संदेश हमने बताया था, एक बार हम ज़रूर बताना चाहेंगे। बाबा साहब करें पुकार, बौद्ध धर्म को करो स्वीकार। दूसरा नारा था आकाश पाताल एक करो, बुद्ध धर्म का स्वीकार करो। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय, भगवान गौतम बुद्ध की जय। इन नारों के बीच आगे संवाददाता कहते हैं कि कॉलेज जाने वाले कुछ युवक आपस में आंखों ही आंखों में शायद कुछ कह रहे थे। आज ये क्या नया ही चल रहा है। उनमें से ही एक ने खबर दी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। फर्स्ट क्लास के डिब्बे के नज़दीक कोई सम्माननीय कांग्रेस के नेता खड़े थे। नारे सुनते हुए उनके चेहरे पर सिकन थी। उनके कुछ चाहने वाले उनके इर्द गिर्द खड़े थे। नेता उनसे बोले, अरे बौद्ध बनिए या कुछ और बनिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने चुनाव का समय ही इस काम के लिए चुना है, देखिए ना। इस तरह से राजनीति की प्रतिक्रिया आई। रेल के एक डिब्बे में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के महाराष्ट्र के प्रमुख नेता
और कार्यकर्ता बैठे थे। बड़े जोश से उनकी बातचीत चल रही थी। मुंबई के विधायक बीसी कांबले और केआर पवार वकील, पुणे के आयुष्मान शंकरराव खरात वकील, सिद्धार्थ कॉलेज के प्रोफेसर कर्डक, अहमदनगर के आयुष्मान डीटी रूपवते वकील आदि लोगों को मैं सरसरी तौर पर पहचानता था, लेकिन उनकी बातचीत में रुकावट ना आए इसलिए मैं अलग डिब्बे में जाकर बैठ गया। गाड़ी में नींद कहाँ ले पाते, हर स्टेशन पर लोग आते, नारे लगाकर लगातार चल रहे थे। कार्यकर्ता एक दूसरे के गले मिल रहे थे, हंस रहे थे। उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। मनमाड़ स्टेशन में तो इतनी भीड़ थी कि प्लेटफॉर्म पर पाँव रखने लायक जगह भी नहीं थी। गाड़ी में भी जगह नहीं थी। इसके बाद निकलने वाली स्पेशल ट्रेन से आइए कहकर कार्यकर्ता लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई 14 अक्टूबर 1956 के लिए, 13 अक्टूबर को ही। तो जो लोग ट्रेन में नहीं बैठ पाए थे तो उनको ये समझाने की कोशिश की जा रही कि आप स्पेशल ट्रेन से आ जाइएगा। कुछ लोग उनकी सुन रहे थे, कुछ बिना सुने ही डिब्बे में चढ़ रहे थे। नारे लगना जारी था। 13 तारीख को दोपहर 3:15 बजे गाड़ी नागपुर स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन परिसर में करीब 100 स्वयंसेवक थे। नागपुर स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन पहुंचती है वहाँ 100 स्वयंसेवक ऑलरेडी मौजूद हैं। किस तरह का माहौल है सम्मानित साथियों, आप महसूस करने की कोशिश कर रहे होंगे। महाराष्ट्र शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष आयुष्मान दादा साहब गायकवाड़ खुद स्टेशन पर हाजिर थे। स्वयंसेवक सबका ख्याल रख रहे थे। स्टेशन से बाहर निकलने में मुझे करीब 20 मिनट का समय लगा। स्टेशन के बाहर हाथ में थैली लिए, बदन पर एक मैला कुर्ता पहने और सिर पर सिलवट भरी टोपी पहने हजारों लोग थे। पूछताछ करने पर पता चला कि आसपास के गांव से हजारों लोग आए हैं। वे नागपुर की भाषा में बातचीत कर रहे थे। मैंने स्वयंसेवक से पूछा उनके रहने का इंतजाम कहाँ किया गया है। उसने बताया कि गांव के सभी प्राथमिक विद्यालयों की इमारतों में ठहरने का उनके इंतजाम किया गया है। हालांकि वह इंतजाम काफ़ी नहीं है, ऐसा लग रहा है। आपकी उम्मीद के अनुसार समारोह में हिस्सा लेने कितने लोग आएंगे ये कैसे बताएं? 2-4 लाख तो आएंगे ही। मुंबई से आए स्वयंसेवकों में बेहतरीन अनुशासन दिखा। ऐसे समारोह का शायद उन्हें अच्छा अनुभव था। स्टेशन से बाहर निकलते ही उनका अनुशासित मार्च शुरू हो गया। बीच बीच में वे नारे भी लगा रहे थे। मैंने टैक्सी की और होटल में आकर अपना सामान रखा, नहाया और संवाददाता का पैड लेकर निकल पड़ा। नागपुर शहर की तो काया ही पलट गई थी। जहाँ देखो वहाँ लोग थे, झुंड के झुंड चले जा रहे थे। चतुर्वर्ण व्यवस्था है कि बाहर के जनता जनार्दन का यहाँ पर ब्राह्मी विशाल स्वरूप मैं कभी नहीं भूल सकता। अपने असाधारण नेता की पुकार पर ये लोग नागपुर में जुट गए थे। अपने नेता की आज्ञा को वंदनीय और सिरोधार्य मानते हुए उनके पीछे पीछे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का निश्चय उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वे गंभीर थे पर आनंदित थे। भारत के चारों कोनों से लोग नागपुर में इकट्ठा हुए हैं। दूर से आने वाले लोग रेल, मोटरें, रिक्शा, बैलगाड़ियां आदि वाहनों का इस्तेमाल कर रहे थे। वाहनों के चालकों की आमदनी बढ़ गई थी। लेकिन मेरे अचरज ने तब सीमा लांघी जब मैंने देखा कि पुणे से पंढरपुर जाने वाले तीर्थयात्रियों की तरह लोग पुणे से पैदल नागपुर के लिए निकल पड़े थे। 75 से 100 किलोमीटर की दूरी पर से भी ये लोग नागपुर पहुंच रहे थे। अपने पास जो भी था उसे बेचकर उन्होंने अपना जेब खर्च जोड़ा था। कई लोगों को गांव के लोगों ने चंदा जोड़कर भेजा था। उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। उनके जय भीम और अन्य नारों में कोई रुकावट नहीं थी। किसी समय बौद्ध पंडित नागार्जुन के कारण पावन बना नागपुर शहर आज तमाम अस्पृश्य समाज का धर्म क्षेत्र बना था। नागपुर शहर में वाहनों की कोई सुविधा नहीं है। मुंबई की तरह मीटर लगी टैक्सियां यहाँ पर नहीं हैं। पुणे की तरह ऑटो रिक्शे नहीं हैं। घंटे के हिसाब से टैक्सी लेनी पड़ती है और घंटे भर के 3 रुपये देने पड़ते हैं। टैक्सी ड्राइवर झगड़ने पर उतारू हो जाता है। अगर साइकिल रिक्शा लें तो पुणे मुंबई के लोगों के बीच और गांव का वातावरण बुद्धमय होने के नाते वह शोभा नहीं देता। बुद्ध की जयकार के नारे के आसपास लग रहे हों और एक आदमी हाँफते हुए दूसरे को ढोकर ले जा रहा है, ये कुल वातावरण के साथ मेल खाने वाला दृश्य नहीं है। मैंने आखिर एक टैक्सी की और सभी दीक्षार्थियों के निवासों में जाने का कार्यक्रम तय किया। प्राथमिक विद्यालयों में इनका प्रबंध किया गया था। हर जगह स्वयंसेवक थे और वे पानी वगैरह काम फुर्ती से कर रहे थे। कई लोग होटलों में जाकर कुछ खा लेते थे तो कई जगहों पर 3 पत्थरों का चूल्हा जलाकर महिलाएं रोटियां सेकती हुई नजर आईं।
कई जगहों पर 10-10, 5-5 लोगों के समूह बैठे आपस में चर्चा करते हुए नजर आए, लेकिन जो बात सीखने के लिए वैसे सालों साल लग सकते, ये बात लेनिन कहते हैं जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। लेनिन कहते हैं कि जो बात सीखने के लिए वैसे सालों साल लग सकते हैं, वही बात लोक क्रांति के दौरान कुछ दिनों में ही सीख जाते हैं। इन 2 दिनों में नागपुर में आए लाखों लोगों ने दर्शन, धर्म, सामाजिक स्थितियां आदि के बारे में जितना ज्ञान पाया होगा, उतना उन्हें अब तक के जीवन में कभी नहीं मिला होगा। कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। ये संवाददाता के शब्द हैं। नवयुग के संवाददाता ने ये पूरा वर्णन कह सुनाया है। सामान्य साथियों, हमने उनके इन शब्दों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपकी जिम्मेदारी है कि इन बातों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। लोगों को व्हाट्सएप करें, शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर किया करिए ताकि लोग जागरूक बने। सामान्य साथियों, आज का प्रश्न क्या है, हम आपसे पूछ लेते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में नेताजी आपस में क्या चर्चा कर रहे थे? बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन सा धर्म अपना रहे हैं? जो छात्र आपस में बातचीत कर रहे थे, छात्रों ने एक दूसरे को क्या बताया कि बाबा साहब कौन सा धर्म अपना रहे हैं? इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है और आज ही 25 सितंबर 2024 को इस तरह का वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार होगा। इसका जो मैप है, जो नक्शा है, वो VDA यानी कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा नक्शा पास कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ये बहुत बड़ी, क्योंकि जिम्मेदारी बाबा साहब की थी, जो बाबा साहब ने 1938 में सपना देखा, 39, 40, 41, 42 के बाद बाबा साहब चूँकि अंग्रेजी शासन था और उसमें काउंसिल में वो स्वयं लेबर मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हो गए थे, तो इधर फिर काम थोड़ा शिथिल पड़ गया था। दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था उस दौरान, तो कई कारण रहे जिसकी वजह से वहाँ पर काम शिथिल रहा। लेकिन उसके बाद 1951-52 के बाद में, जब 51 के बाद मंत्री पद से बाबा साहब इस्तीफा दे देते हैं, तो उसके बाद एक बार फिर पुनः जोर लगाकर लग जाते हैं कि वैचारिकी सेंटर बनाना, एक हॉल बनाना है। जगह ऑलरेडी खरीद चुके थे 1940-41 में ही। लेकिन अंततः कुल मिलाकर इधर बौद्ध धर्म की दीक्षा में बाबा साहब बिजी हो गए। 1954-55 तक बहुत प्रयास किया बाबा साहब ने काम शुरू हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। और फिर इसके बाद बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के बाद मुश्किल को 2 महीना हमारे बीच रहे बाबा साहब, उसके बाद हमारे बीच नहीं रहे और ये सपना बाबा साहब का अधूरा रह गया। आज इस सपने को पंख लग गए मेरे साथियों। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा नक्शा पास हो गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, हम सभी के लिए खुशी की बात है। अब इसका निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ होगा। तो निर्माण कार्य जल्दी ही प्रारंभ हो, इसके लिए भी आप अपना धर्मदान कर सकते हैं। आप सभी ने अपना अपना योगदान दिया, बड़ा योगदान दिया सभी लोगों ने, पूरे देश के बुद्धिजीवी साथियों ने योगदान दिया, जो हम नक्शा पास करा सके हैं। ज़मीन परचेज करने के बाद ये सारा काम चल रहा है। अब सीधे इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्तागृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्तागृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।